नमस्कार, स्पेशल अंक सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। ये आपका शो है, जनता का शो है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, सिटीजन्स वॉइस शो। इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों और रिश्तेदारों में इसको शेयर करें और उन्हें कहें कि अपनी आवाज़ का शो पहले जॉइन करें, जॉइन का बटन दबाएँ और कोई मेंबरशिप फी नहीं है, कुछ आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आज का जो मुद्दा है उसको करने से पहले एक श्रद्धांजलि हमारे एक्स गवर्नर सतपाल मलिक साहब के लिए। सतपाल मलिक जी, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपने मोदी और शाह की तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके। आपने पुलवामा की वजह बनी सुरक्षा चूकों को उजागर किया और उसकी भारी कीमत चुकाई। आप हमेशा किसान बिरादरी के लिए खड़े रहे, खुद किसान परिवार से आते थे। आपने अपने सिद्धांतों के लिए राज्यपाल के पद का बलिदान किया। सिद्धांत, निष्ठा और वीरता वाले लोगों का दिन ब दिन पतन हो रहा है। आप भारतीय इतिहास में पूजनीय रहेंगे। मोदी के भारत में सवाल पूछने को राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है, चुप रहने को देशभक्ति कहा जा रहा है। आज इसी चर्चा पे हमारे 2 गेस्ट, हमारे 2 मित्र पैनल मौजूद हैं। हिजम भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और भानु प्रताप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ईवीएम का मामला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का काम हो, तो भानु प्रताप जी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमने बहुत काम किया है साथ। और अगर हमारा ये प्रयास ना होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं, अभी भी चल रहे होते। बस दुःख इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा जो है, उन लोगों को वापस नहीं करवाया और वो पैसा आज भी उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास पड़ा। भानु जी, मैं आपसे आज शुरू करता हूं। एक नया देशभक्ति का मॉडल आ गया है कि चुप रहिए। गांधी जी के 3 बंदर थे, जो ना बुरा देखते थे, ना सुनते थे, ना बोलते थे। अब एक चौथा बंदर आ गया है, वो अपना फ़ोन लेके बैठा है और वो मैसेजेस को रीट्वीट करता जा रहा है, ट्रोल आर्मी का एक सदस्य बनता जा रहा है और वो कह रहा है कि जो हो रहा है सब चंगा है। और जब नेता प्रतिपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, जब वो ये कहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी का उन्होंने सम्मान करके कहा कि आर्मी हमारी बहुत सशक्त थी पर उनके हाथ बांध दिए गए तो वो क्या करते? उनको कह दिया गया कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक नहीं करना है। और मिलिट्री में जो सीडीएस साहब हैं, उन्होंने सिंगापुर में अपने भाषण में कहा कि हम लोगों की स्ट्रैटेजी 6 या 7 तारीख को जो थी उसमें हमें भारी नुकसान अदा करना पड़ा। रॉयटर्स की भी खबर आई है, जिसमें 5 विमान, जिसमें राफेल भी हैं, सुखोई भी हैं, मिग-21 भी है, उसके गिरने की बात की जा रही है। तमाम पब्लिक मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में खबर होने के बावजूद सरकार ने आज तक ये आंकड़ा नहीं दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कितना नुकसान हुआ। सारे मामले पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को किया जाता है। एक डेफेमेशन केस में बीआरओ के डायरेक्टर एक केस दाखिल करते हैं। आपको पता है कि एक रूल बुक बनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी संवैधानिक पोजीशन पर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो ना तो कोई बात को खुलासा कर सकता है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ना कोई किताब लिख सकता है। नरवाने साहब की किताब को रोक दिया गया। बहुत सारी चीजों को नहीं करने दिया गया। पर ये बीआरओ साहब जो हैं, वो जाते हैं और एक डेफेमेशन केस दाखिल करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता कहते हैं कि पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाने चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी तो मन की बात करते हैं रेडियो पर। प्रधानमंत्री मोदी डेमोनेटाइजेशन, जीएसटी और आपके लॉकडाउन का अनाउंसमेंट टीवी पे करते हैं। सेशन पार्लियामेंट में कितने दिन चलता है आपको पता है। मॉनसून सेशन का क्या हाल है आप जानते हैं। कितनी एडजर्नमेंट्स होती हैं, कितना सीनेट आय होता है। इन सारे परिवेश में क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दायित्व जनता के सवाल उठाने का नहीं है? उसको आर्मी से इक्वेट करना और सवाल ना करने देना, क्या अब जुडिशरी डिसाइड करेगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या बोलेंगे? भानु प्रताप जी। थैंक यू अमरजीत जी। सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले अभी आपने श्री सतपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि दी, मेरी भी श्रद्धांजलि उनको। और एक और हमारे देश के एक बड़े महान नेता, कल उनका देहांत हुआ, गुरुजी शिबू सोरेन साहब, जो आज़ादी के बाद में आदिवासियों के मसीहा कहे जाते हैं। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उनका भी देहांत हो गया। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दोनों ही। देखिए अमरजीत जी, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। आम आदमी इसको नहीं समझता।
लेकिन जो लोग जानते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कानून के जानने वाले हैं, संस्थाओं की क्या ज़िम्मेदारी है, न्यायपालिका सहित, उन सबके कार्यों को, उनके कर्तव्यों को जानते हैं। वो कल जो दीपांकर दत्ता साहब ने, जज साहब ने जो कमेंट किया है, उससे मैं समझता हूँ बहुत बुरी तरह से आहत है। ये जुडिशरी का काम नहीं है। जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है कि जो मुकदमा आपके सामने है, जो केस आपके सामने है, आप दोनों पक्षों से, पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, उनसे तथ्यों की पूरी जानकारी लीजिए, सच का पता लगाइए और फिर कानून और संविधान के तहत तथ्यों और सच्चाई को सामने रखते हुए उस पर निर्णय दीजिए। आपका काम निर्णय देना है, कमेंट करना नहीं। और रही बात इसकी कि नेता विपक्ष को या किसी को भी संसद में सवाल पूछना चाहिए, पार्लियामेंट में पूछना चाहिए, तो जब देश का प्रधानमंत्री भगोड़ा हो जाए, भाग जाए, राज्यसभा में जवाब देने से भाग जाए, पूरा विपक्ष राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जब मसले पर प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं और प्रधानमंत्री गायब हैं, तो क्या करेगा व्यक्ति? एक बात। दूसरी बात, भारत के संविधान ने व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की आजादी दी और जिस सवाल पर, ये हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि गलवान में जो हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री का बहुत मुश्किल से जो उनका स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई जमीन उसके कब्जे में है। ठीक इसी समय जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, विशेषकर चीन से संबंधित बातों के विशेषज्ञ हैं, वो सारे लोग, सारे पत्रकार, सेना के रिटायर्ड लोग और सैटेलाइट की पिक्चर साफ बता रही हैं कि चीन किस तरह से हमारी जमीन में घुसा हुआ है। और लीडर ऑफ अपोजिशन हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो या जो सत्ताधारी पार्टी है उसका ही कोई एमपी क्यों ना हो, अगर वो सरकार से ये सवाल पूछता है या जानना चाहता है, सरकार सवाल नहीं, उनके सवालों का जवाब नहीं देती है और मीडिया उनसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो अब मीडिया को बताएंगे। जैसे आप ही मेरे से कोई बात पूछेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि नहीं दूंगा? तो मैं मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा हूं और मैं ये बता रहा हूं कि भाई हमने इस विषय पर पूछा, वो नहीं बता रहे हैं। इसमें कहां किसकी गलती है? क्या ये सवाल जरूरी नहीं है? और मैं समझता हूं कि जो कोर्ट ने, जस्टिस दत्ता ने जो टिप्पणी करी है, वो तो वैसे भी किसी भी हालत में ठीक नहीं है। एक मैंने बताया कि स्वतंत्रता है, दूसरा आपको ये आपका काम नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं है। भाई आप जितनी भी बात कर रहे हैं, अगर वो बात आपके आदेश में आती है, जजमेंट में आती है, ऑर्डर में आती है, तब तो वो कोर्ट का रिकॉर्ड हुआ। लेकिन ये सारे कमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा तो है नहीं। आप ये कमेंट कर रहे हैं और जो आपका काम नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या करना है वो मैं समझता हूं आपसे बेहतर जानता है। आप अपनी सीमा में रह के काम करें, ये देश के लिए बेहतर है, ना कि आप जो कमेंट कर रहे हैं। और अमरजीत जी जो कमेंट उन्होंने किया है, बेसिकली मुझे लगता है कि सिर्फ शब्द मतलब मुंह उनका है, लेकिन ये भाषा तो बीजेपी की है, ये तो आरएसएस की भाषा है जो भाषा बोली जा रही है। सो एक जज, वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक जज, बैठे हुए सीट पर बैठे हुए जो काम करना है वो तो आप कर नहीं रहे। इस मैटर को, जिसमें यहां तक उन्होंने स्टे दिया है, ये मैटर डिसमिस हो जाना चाहिए था, यहां तक पहुंच कैसे गया? जो अगर आपके सामने भी आया है तो आप उसको डिसमिस करते। ये तो संवैधानिक और कानूनी एक जिम्मेदारी थी, बनता था मामला, पर आपने केवल स्टे दिया और बाकी आपने ये कमेंट किया। और कमेंट भी जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है। उन्होंने जो कहा है कि कोई भी सच्चा भारतीय, तो क्या राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने में किसी को भी कोई शक है? किसी को भी कोई शक?
कोई एक उदाहरण, एक शब्द, एक वाक्य आज तक के राहुल गांधी के पूरे इस राजनीतिक जीवन का और इससे पहले के भी जीवन का कोई एक बता दे कि देश के विरोध में कोई काम किया है। जबकि इस बात के पूरे और बहुत उदाहरण हैं कि वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी जो लोग हैं वो देश को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। और अगर सरकार देश को गुमराह कर रही है तो यह देशभक्ति तो हो नहीं सकती, इसे देशद्रोह की कैटेगरी में लाया जाएगा। और जब सेना कह रही है, आपने उदाहरण दिया, सीडीएस का उदाहरण दिया, सीडीएस के बाद में आप देखें दो और हमारे, बल्कि तीन सेना के जो हमारे जो बहुत सीनियर ऑफिसर है उनका आया। एक सीडीएस के उसको ही आगे बढ़ाते हुए जो इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैची हैं कैप्टन साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बात क्लियर की ना कि हमारे हाथ बांध दिए गए। उनका अर्थ यही था कि भाई गवर्नमेंट ने हमें जो है शुरू में हमें कह दिया कि उसके डिफेंस पे और एयर डिफेंस पे और उन पे जो हमला नहीं करना, तो हमारी मजबूरी थी, हमारे हाथ बंधे हुए थे, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। उसके बाद में हमने स्ट्रेटेजी जो अपनी चेंज की। दूसरा, आप यही देखें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अभी उप थल सेना अध्यक्ष ने कही है, उन्होंने कहा है कि हम जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान तो चेहरा था, जमीन पाकिस्तान की थी, लेकिन हम 3 देशों से लड़ रहे थे। साफ साफ कहा चीन से लड़ रहे, क्योंकि पिछले कितने ही सालों में 80% जो उसका सैनिक सामग्री है चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई की है, और तुर्की के ड्रोन जिनसे हमारा मुकाबला हो रहा। तो ये सेना कह रही है और सेना के एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि जो भी ऑर्डर दिए गए वो ऑर्डर कभी भी समय पर पूरे नहीं हुए। तो ये सब सेना जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जो बात कही भानु प्रताप जी ने कि सेना के लोग ही ये कह रहे हैं कि सेना का लड़ाई जो थी वो चीन के साथ भी थी, और रॉयटर्स की जो कल खबर छपी 2 तारीख की, उसमें साफ साफ कहा गया कि PL-15 मिसाइल्स की रेंज 150 किलोमीटर नहीं 300 किलोमीटर थी। इसका अनुमान ही नहीं था हमारे एयरफोर्स के लोगों को, और इसी वजह से वो बेफिक्रे हवा में थे, हाई ऑल्टीट्यूड पे थे और आसानी से निशाना बना दिए गए। और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो हम पर अटैक करेगी जब हम LET और JEM के जो ठिकाने हैं उन पर वो अटैक बोलेंगे। तो एक बड़ा ये सीरियस सवाल है। एजम भाई, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ लेह के मुतालिक, आपने कल भेजा था तो कल मैं वो दिखा नहीं पाया, तो मैं आज वो दिखाना चाहता हूँ और इस पर भी चर्चा करेंगे कि लेह में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, और लद्दाख तो वो गए भी नहीं। लद्दाख के ही लोग जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जब यात्रा पे निकले तो लद्दाख के लोगों से उनकी बात हुई। तो मैं आपको वो बात सुनाना चाहता हूँ कि वो लद्दाख के बारे में क्या कहते हैं, फिर आपसे सवाल लेता हूँ, सुनिएगा। जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग फोर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले लिए सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन ले ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया, यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेह तक आए, लेह तक आए, यहाँ तो लेह तक आए, which is towards Kargil, यहाँ नहीं आते। He surely does it. He has come here on the border. सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलीगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवन से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डीपीओ देवतांग ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा।
ये वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों की व्यथा थी जो मैंने आपको सुनाई। उन्होंने कहा कि चीन 6-7 किलोमीटर अंदर घुस आया था और गलवान का अगर 1 किलोमीटर का हिस्सा भी चीन के पास चला जाता है तो डेप्सैंग, डेमचौक, चुमार, पैंगोंग में तो हम फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आ ही गए हैं, ब्रिज भी बन गया है। तो ये सारी चीजें बड़ी सीरियस बातें हैं। 6-7 किलोमीटर अंदर घुसना मतलब 2000 किलोमीटर तो एक स्क्वायर किलोमीटर तो एक आइडिया था, हो सकता है इससे ज्यादा जमीन उनके पास हो। तो लद्दाख और लेह के मामले में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने वहां देखा है अरुणाचल में जिस तरीके से उन्होंने काउंटीज बनाई हैं, और जैसे कि भानु प्रताप जी ने कहा कि लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, चाइना भी उसमें शामिल था और अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र पे बहुत बड़ा एक डैम बनाने की जो बात चल रही है, क्योंकि लोअर रिपेरियन है हमारा इंडिया भी और बांग्लादेश भी, दोनों मुद्दों पर, लद्दाख पर, चाइना पर। हिजम भाई। धन्यवाद आतमजीत जी। आपने अभी जो वीडियो जो दिखाया था, ये वीडियो जो है ये भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी का, वहाँ का एक स्थानीय लोगों के साथ एक इंटरेक्शन में था, बाकायदा ये रिकॉर्ड पर है। दूसरा, ये चाइना का साथ जो 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 कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे ठीक 1 साल पहले, यानी कि ये करीब करीब 2019 की अगस्त महीने के आसपास में हुआ था। उसमें 20 जवानों का शहीद हुआ था। ये एरिया जो है 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड उसको कमान करता है। जब पेंगोंग सो की जो बात होता है, पेंगोंग सो से जो करीब करीब जो है 50-100 किलोमीटर आगे तक चुशुल एरिया, यानी कि उसको चुशुल ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, वो उसको कमांड करता है। और ये जो आप पेंगोंग सो की जो बात कर रहे हैं, पेंगोंग लेक की जो बात कर रहे हैं, ये पेंगोंग लेक जो है मिड ऑफ दी चुशुल ब्रिगेड के अंदर, मतलब मिडिल में आता है। ये लगभग जो है आधा उस रेडियस की आधा हिस्सा तक चाइना की जो है अंदर की तरफ आ चुका है। यहाँ पर जो है लोग, चाइना ने इसको अब हमारे जमीन होते हुए भी उसको बफर जोन क्रिएट किया गया। बफर जोन यानी कि ना आप आएंगे ना वो जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से पेट्रोलिंग चल रहा है। ये बहुत एक अजीब सा जो हमारा क्या डिफेंस मिनिस्टर या हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उनमें क्या मजबूरी है इसको खुल के बात करने में। उन्होंने खुल के बात नहीं किया। हालांकि जो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने तो ये भी कहा कि चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ा है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। जहां तक कि हमारे जो अरुणाचल प्रदेश की जो बात है, अरुणाचल प्रदेश जब से अरुणाचल प्रदेश बना तब से जो है चाइना के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया, नेफा, NEFA, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया। अरुणाचल के अंदर जो है, अरुणाचल का जो बीजेपी के MP है, उनका नाम है तापिर गांव। अब गांव बोलने से आप ये नहीं समझना कि उसकी जो हिंदी तात्पर्य जो है वो गांव विलेज नहीं है, तापिर गांव वहां की जो टाइटल है। जो गांव जो है, जैसे आपके तिवारी पंडित जी जो जो ABCD जो होता है, तापिर गांव में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट सेशन पे, लोकसभा की पटल पे चाइना ने कितनी जमीन कब्जा लिया और चाइना ने 2 काउंटी बना लिया। वहां पर जो है अच्छी तरीके से उन्होंने जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर चुका, उसमें सिविलियन को वहां पर जो सेटलमेंट किया गया, सिविलियन सेटलमेंट जो है वो फौज से ताल्लुक रखने वाला जो सिविलियन लोग वहां पर जो है मोबिलाइजेशन और वहां पर फैमिली सेटलमेंट करवाया गया। हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इसमें कोई प्रतिक्रिया यानी कि कोई रिएक्शन नहीं है। अभी भी ऑफिशियली कोई रिएक्शन नहीं है। मुझे नहीं पता, या हो सकता है कि देखिए डिफेंस की मामला है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मामला है, बहुत सीरियस एक तरीके से जो है स्ट्रेटेजी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी होता है। ये हो सकता है कि उन्होंने इसकी वजह से जो है इसको ओपन नहीं किया हो। पर हालात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हालात जो है सिक्किम की तरफ जाइए। सिक्किम में जो है
सिक्किम से बहुत नजदीक है, जो चिकन नेक की जो बात करते हैं बार बार, तो सिक्किम से जैसे आप सीमांचल की तरफ आओगे, किशनगंज की तरफ आओगे, तो वहां पर जो है जो भूटान और इसकी सिक्किम की जो उसके बाद जो चाइना, नेपाल, इस एरिया में जो है ट्रायंगल, यहाँ पर जो 3-4 देशों की जो बहुत नजदीकी बॉर्डर एरिया लगता है। उससे पहले आपने बांग्लादेश का जो ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर है, चाइना जा चुका है, चाइना के साथ क्या क्या बात हुआ सबके सामने जो है मीडिया पर है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। यहाँ चिकन नेक है। जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, जो सिटिंग ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर जो बैठा हुआ, उन्होंने चाइना के साथ जाकर के 5-6 दिन की वहां पर मीटिंग की। उसके बाद ये मीडिया पर सामने आया था कि ये चिकन नेक को जो है ये समय दिस इज द हाई टाइम टू कवर अप। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से क्या मजबूरी है, या ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम है, या जो इंडिया की जो मेक इन इंडिया की जो प्रॉब्लम है, और ट्रेड में जो है कितनी जो मल्टीपल टाइम 1000 टाइम जो है, जो पहले 2014 से पहले जो हमारे जो ट्रेड की जो चाइना के साथ जो डील था वो 1000 टाइम जो है उसमें इंक्रीज हो गया। ये बहुत हमारे दिल्ली को, नरेंद्र मोदी को खुल के बात करना चाहिए। हर जगह पर जाकर के जफ्फी लगाना और गले लगना, देखिए आप हर वीडियो पे आपको नजर आएगा, हर कंट्री का अलग अलग जगह की जो कंट्री हेड है उनके साथ वो गले लगता है, लेकिन चाइना का जो प्रीमियर शी जिनपिंग कभी भी नरेंद्र मोदी के साथ कभी गले नहीं लगता, नरेंद्र मोदी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाता, करीब करीब 3 फीट वो डिस्टेंस पे रख करके बात करता है। ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, या हम इसको हाइपर केयर के लिए उसकी वजह से जो हमको समझ में आ रहा, या नरेंद्र मोदी जी। को टोटली जो है उसको समझ में नहीं आता, ये मुझे नहीं पता। आपने जिस एमपी की बात की वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, जिन्होंने जी। पुष्टि की कि चाइना अरुणाचल में घुसा है। मैं वो वीडियो, लोकसभा टीवी का वीडियो है, आर्काइव में है, मैं जरा सा वो दिखा के फिर भानु जी से सवाल लेता हूँ। ये देखिएगा वीडियो, क्या कहते हैं। के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। आपने सुना भानु जी, इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट तापिर गांव कह रहे हैं कि कभी ढोकलाम दूसरा होगा तो वो अरुणाचल में होगा। 55 किलोमीटर अंदर तक चाइना की फौज पीएलए घुस आई है, और ये एडमिशन भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल ईस्ट के एमपी कर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले नहीं है कोई इसमें, और लोकसभा स्पीकर के माध्यम से कर रहे हैं। तो आर्काइव में रिकॉर्ड तो निकल ही आएगा इस इंफॉर्मेशन का। मेरा सवाल आपसे ये है, जगदीप धनखड़ के मामले में आपने देखा, जगदीप धनखड़ ने एज राज्यसभा चेयरपर्सन, उन्होंने एज अ स्पीकर पोस्ट बैठ के ये कहा कि देखिए, राज्यसभा मतलब कोई भी ब्यूरोक्रेटिक मेंबर है, क्यों भी ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, अगर वो आरएसएस का मेंबर है तो वो खुल के बताए,
कोई इम्पीचमेंट नहीं होगी उसकी। शेखर यादव के मामले की बात मैं कर रहा हूं। शेखर यादव के मामले में जब बहस छिड़ रही थी तो ये जगदीप धनखड़ ने क्लियर किया था कि आरएसएस का मेंबर होना कोई गुनाह पाप नहीं है, आप क्लियरली अनाउंस कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से जस्टिस दीपांकर दत्ता की एक फोटो मेरे पास आई, जिसमें एक तरफ फडणवीस साहब खड़े हैं, एक तरफ जो एक्स सीएम है शिवसेना के शिंदे साहब खड़े, और बीच में दीपांकर दत्ता साहब खड़े। तो अब तो खुले में है सारी बात, ब्यूरोक्रेसी हो, आईबी हो, इंटेलिजेंस हो, एनआईए हो, जुडिशरी हो। आप अगर आरएसएस के मेंबर हैं तो आप शान से कहिए, और जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको भी प्रोपोगेट कीजिए, कुर्सी पे बैठ के कीजिए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर धनखड़ साहब को तो मोदी साहब ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस सारे पैराडॉक्स को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए धनखड़ साहब को उन्होंने किस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया है, अभी तक ये एक रहस्य बना हुआ है, इसके पीछे की सच्चाई अभी बाहर नहीं आई। लेकिन एक बात इससे जरूर सिद्ध होती है कि गुलाम की जो औकात होती है वही रहती है, और सही समय पर उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है। धनखड़ साहब ने जिस तरह से आरएसएस की और मोदी की गुलामी की और संविधान को तार तार करने में, कुचलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और संवैधानिक मर्यादाओं को पूरी तरह से ध्वस्त किया, तो उनकी गुलामी का नतीजा उनके सामने है। मैं समझता हूं भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति इस तरह से बेइज्जत होकर तो नहीं निकला जिस तरह से धनखड़ जी का हुआ है। दूसरी बात जो आपने फोटो दिखाई है दीपांकर दत्ता साहब की, देखिए है क्या अमरजीत जी, आप मुझे जी कि फोटो हो या न हो, जो भाषा व्यक्ति बोल रहा है आप उस भाषा से समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप बहुत ध्यान से देखेंगे जो शब्द बोले हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल जी के विषय में, वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं बोल सकता। ये शब्द आरएसएस के शब्द हैं, ये मोदी एंड कंपनी के शब्द हैं, ये बीजेपी की भाषा है। और जब आप ये बोल रहे हैं और वहां पर बैठकर बोल रहे हैं जहां आपको बहुत मर्यादापूर्ण होना चाहिए, संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए, आपको बोलना नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर उतना नहीं रहे जितना बोल रहे हैं, और बोल भी क्या रहे हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो इस बात का मतलब क्या है, ये तो बेवजह की बकवास है और तो कुछ नहीं है। ये आपका काम नहीं है ये सब करने का। जो अधिकार आपको, जो संविधान आपको अधिकार देता है बोलने का, जो आप डायस पर बैठ के बोल रहे हैं, वही अधिकार इस देश के हर व्यक्ति को है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो ना हो, वो चपरासी हो, वो कोई अधिकारी हो, वो कोई आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हर किसी को वो अधिकार देता है। तो जो ये भाषा बोली जा रही है, और दूसरी बात जो धनखड़ की आपने बात की, उन्होंने जो कहा कि आरएसएस का है तो वो कीजिए। देखिए आज की हकीकत ये है, और हम सब इस बात को जानते हैं, इस देश में पूरी तरह से जो भी संस्थाएं हैं या जहां भी कोई जिम्मेदारी या ताकत की कोई भी पद है, उस सब पर आरएसएस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मोदी ने आरएसएस के एजेंडे को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एजुकेशन में तमाम यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर उनके हैं, जितनी भी पोस्टिंग हो रही है, न केवल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कहीं भी कोई भी पोस्टिंग कुछ भी हो रही है, कंप्लीट पोस्टिंग आरएसएस के हाथ में है। और ये जो सब लोग बोल पा रहे हैं, ये इसीलिए बोल पा रहे हैं, इनका हौसला इसीलिए बढ़ा हुआ है कि इनको कोई छूने वाला नहीं है। सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, तो आप कुछ भी बोल दीजिए, कहीं भी बोल दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इतने जिम्मेदारी भरे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा बोल रहा है, तो मेरी नजर में तीन ही चीजों में से कोई एक हो सकती है। नंबर एक, या तो रिटायरमेंट के बाद में कोई पोस्टिंग चाहिए कहीं पे, उसके लिए मक्खनबाजी हो रही है, उसके लिए ये सब कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी पे अगर आप सीधे सीधे कमेंट कर रहे हैं तो मोदी जी को अच्छा लगेगा, और आफ्टर रिटायरमेंट
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे राज्यसभा मिले या कहीं गवर्नर मिले या जो किसी मतलब ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन या कुछ भी, या तो उस पर नजर हो सकती है। या दूसरी बात कि आप बेशक इस पद पर बैठे हैं, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जिन चीजों को आपका पता होना चाहिए, जिन मर्यादाओं को आपको पालन करना चाहिए, आप उसे जानते नहीं। तीसरा, आप एक विचारधारा विशेष से पीड़ित हैं, यूं कहूं कि संक्रमित हैं। उस विचारधारा विशेष के प्रमोशन के लिए आप तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, मर्यादाओं का पालन न करके उस विचारधारा को पुष्ट करने के लिए आप काम करें। इन तीन में से कोई एक बात हो सकती है। अब मैं आता हूं उस बात पर जो आपने वीडियो दिखाई है बीजेपी के एमपी की। क्या यही बात जस्टिस दत्ता बीजेपी के उस एमपी के विषय में कह सकते हैं? और मैं समझता हूं सरकार के लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है कि उनका एक एमपी, बीजेपी का एक एमपी, उसी अरुणाचल प्रदेश से वो एमपी है, और वो कह रहा है पार्लियामेंट में कि 55-60 किलोमीटर अंदर आ चुका है। जहां किसी की आपने पोस्टिंग करी थी वहां से अंदर आ चुका है। सो क्या ये बात चिंताजनक नहीं है? और इस पर भी आप चुप हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति आपकी हर दिन बेइज्जती कर रहा है, इस पर आप चुप हैं। चाइना अभी अभी हमारे उप स्थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि हम पाकिस्तान चेहरा था, जमीन पाकिस्तान की थी, लड़ हम चाइना से रहे थे और 3 देशों से लड़ रहे थे। ठीक उसके 2-3 दिन बाद ही आपका डेलीगेशन जाता है चाइना में। जिस आपने वीजा पर प्रतिबंध लगा रखा था 5 साल से, आपने उस प्रतिबंध को हटा लिया। आप उसके सामने पूरी तरह से बिछे हुए हैं। आप चाइना का नाम लेने में आपकी बिल्कुल घिग्गी बंधी हुई है। आप डरे हुए हैं, चाइना का नाम नहीं ले रहे हैं। आप राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब देश को आपने किस में पहुंचा दिया है, किस स्थिति में? और इस स्थिति में जब देश पहुंच गया है तो देश का लीडर ऑफ अपोजिशन आपसे सवाल नहीं करेगा, सरकार से सवाल नहीं करेगा, और सरकार जवाब नहीं देगी तो क्या मीडिया वाले पूछेंगे तो उन्हें बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं? ये उसका फर्ज नहीं है देश के प्रति, देश की संसद के प्रति, देश की जनता के प्रति और एक नागरिक के प्रति? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है। लीडर ऑफ अपोजिशन को यह हक है। कोर्ट को कोई हक नहीं है, किसी भी तरह का हक नहीं है कि ऐसी कमेंट्री करे। कोर्ट का काम है सच को जाने, सभी पक्षों की बात सुने, तथ्यों को समझे और उसके बाद में आदेश करे। भाषण देना, कमेंट करना, व्यंग करना, ये कोर्ट का काम नहीं है। अगर कोर्ट ये काम कर रही है तो कोर्ट साफ बता रही है कि वो किस मानसिकता से पीड़ित है, उसका एजेंडा क्या है। आज की तारीख में हम सब लोग, क्या भारत ने कभी ऐसा महसूस किया? मुझे 2 चीज याद आ रही हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा समय आपका ले रहा हूं। एक चीज, राहुल गांधी जी जिस फॉर्म में इस समय हैं, और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ही जो सारी चीजें कही हैं, और यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक व्यक्ति यानी देश के प्रधानमंत्री की इमेज को बचाने के लिए यह सारा सब कुछ रचा गया है। तो मेरा एक यही सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में कि ऐसे समय में ये पहला भारत के सामने ऐसा समय आया है कि दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है। तो क्या इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि ये मोदी एंड कंपनी द्वारा, अमित शाह द्वारा एक रचा गया एक षड्यंत्र है मोदी की इमेज को बचाने के लिए? और दुनिया को ये सच्चाई मालूम है कि ये सब कुछ इन्होंने ही किया है, इसीलिए दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं आ रहा। ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, आखिर क्या बात है? क्यों सेना कुछ बोल रही है, आप कुछ बोल रहे हैं, सच्चाई देश को आप बता नहीं रहे हैं और लगातार आप गुमराह कर रहे हैं। और 1 घंटा 40 मिनट आप लोकसभा में बोलते हैं, लेकिन काम की एक बात नहीं। आप अपने पिछले 11 साल की जो आपके काम है उस पे आप एक शब्द नहीं बोलते, उसकी तो सिर्फ बढ़ाई, मतलब इतना बढ़िया कभी कुछ हुआ नहीं, देश बिल्कुल गड़क में जा रहा है, देश दुनिया में बेइज्जत हो रहा है, उस पे कुछ नहीं। लेकिन आपको नेहरू जी तक को आप घसीट के लेके आ रहे हैं, बार बार कांग्रेस की उस पर बात कर रहे हैं। तो
सभा में जवाब देने से आप भाग रहे हैं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत खतरनाक है और मैं मानता हूं कि कोर्ट को अगर सही मायने में जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब को अपनी इस जो गलती उन्होंने की है इसका एहसास होना चाहिए और कहना चाहिए, कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए कि भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी मर्यादा को जानते हैं, अपने कर्तव्य को जानते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी क्या है। इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे आपने जो उठाए, उसमें जो पीआर का विषय आपने उठाया, तो राहुल गांधी ने कहा था कि सेना को मोदी की पीआर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मुद्दा तो राहुल गांधी ने भी उठाया था, जो मुद्दा आपने पकड़ा है। दूसरी चीज मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं आपको बताऊं, इसी वीडियो में इन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अरुणाचल में 55 किलोमीटर अंदर घुस आए चीन के लोग, किसी ने नहीं दिखाया। तो अगर पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया खबरों को छुपा लेगी, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के पास बचता क्या है सिवाय सोशल मीडिया पर जाके अपनी बात कहने का। तो आपने मजबूर कर दिया ना। और जस्टिस दत्ता कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में कहिए, जब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वहां सुनवाई नहीं है, तो वो कोई जाके कहां क्या बोलेगा। मैं आखिरी टिप्पणी हिजम भाई से चाहूंगा। हिजम भाई, आपने प्रियंका गांधी को सुना, उन्होंने एक बाइट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका के प्रति पूरे सम्मान के साथ कह रही हूं। राहुल गांधी ने हमेशा सेना और हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है। अब उनके मन में हमेशा सेना के लिए सम्मान रहा है। विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से सवाल पूछना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जब सरकार जवाब नहीं देना चाहती तो वो ऐसे हथकंडे अपनाती है, जो भानु जी ने कहा कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए ये सब चीजें कर रही है। क्या सरकार इतनी कमजोर है कि संसद भी नहीं चला सकती? जब पूरा विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है तो सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही? क्या समय लगता है संसद को, सदन को चलाने का? विपक्षी पार्टी को बुलाइए और ट्रेजरी को बुलाइए और बैठ के सारी वार्ता हो जाती है। मॉर्निंग में आधे घंटे में मामला सुलझ जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह चाहते नहीं कि संसद चले और सारा उसका टीकरा जो है विपक्ष पे फोड़े? आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो वेल ऑफ द हाउस में जाके संसद के पटल पर नोटों की गड्डियां रख दी गई थी, और अब आपको वेल ऑफ द हाउस जाने की भी इजाजत नहीं है, सीआईएसएफ अपॉइंट कर दी गई है गृह मंत्री द्वारा। इसको सारे को आप कैसे देखते हैं? देखिए आतमजीत जी, इसका पीछे बहुत बड़ा खेल जो है हमें नजर आ रहा है। बिहार की एसआईआर अगर ये संसद चलने लगता, दूसरा चीज ऑपरेशन सिंदूर की जो नाकामी को छुपाने के लिए अगर ये संसद चलने लगता, तो ऑपरेशन सिंदूर जिसने नरेंद्र मोदी ने इस देश की कितनी बहनों की जो सिंदूर मिटाए माथा से जो सिंदूर मिटाए हैं, वो सामने आ जाएगा। दूसरा, उसका साथ साथ बिहार में जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये कारपेट के नीचे से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के बाद असम के इलेक्शन है, तमिलनाडु के इलेक्शन है, बंगाल के इलेक्शन है, उसका साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है। मैं आपके जवाब जो पूरा देने से पहले मैं एक चीज मैं भानु साहब को मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी का देशभक्ति पर इतनी सवाल या निशाना दाग रहा है, तो विवेक डोभाल जो है अजित डोभाल का लड़का है, और ध्रुव जयशंकर जो है ये जयशंकर साहब का लड़का है। ये दोनों जो है भारत का नागरिक नहीं है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, जी, दोनों बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर कैबिनेट मिनिस्टर है। जिसने कंधार हाईजैक पर अजहर मसूद को कंधार छोड़ करके आया था अजित डोभाल। जिस जयशंकर जी जो चाइना का इकोनॉमी, इतनी बड़े इकोनॉमी है, हम उनसे नहीं लड़ सकता, ये बोलने वाला दोनों की बच्चे की नागरिकता, और एक का तो जापानीज है, एक का श्रीमती तो जापानीज है। तो ऐसे मामले पे भानु साहब अब अपनी दो शब्द कहिए। देखिए आत्मजीत जी और हिजम सर, जहां तक मैं समझता हूं इन लोगों का बहुत सीधा सा फंडा है। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, बाकी सारे लोग इनकी नजर में देशद्रोही।
लेकिन हकीकत यह है कि जब आप देश के सामने जो सवाल हैं, देश की जनता को जिन्हें जानने का हक है, विपक्ष को जिन्हें जानने का हक है, आप उन सवालों से भागते हैं तो भागता है चोर, भागता है वो जो सच से मुंह छिपाना चाहता है, भागता है वो जिसकी टांगें सच से कांपती हैं, भागता है वो जिसको डर है कि सच अगर जनता के सामने आ जाएगा तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। बहुत सिंपल सी है। सो ये हमेशा इसी तरह से दूसरों को कहते हैं और जो ये कहते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। अब अगर ये दोनों लोग जो एक देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एक विदेश मंत्री हैं, दोनों के परिवार की स्थिति ये है, और जिस मीडिया की अभी आपने बात की, जो बीजेपी के ही एक एमपी हैं जिन्होंने कहा कि भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कहीं जिक्र नहीं है, तो देखिए मुझे तो कहने में कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी गद्दारी अगर देश की जनता के साथ में कोई कर रहा है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सरकार की गुलामी में डूबकर सरकार के झूठे एजेंडे को जनता पर थोपने के लिए लगातार रात दिन प्रयास कर रहा है, और वो इतना बेशर्म हो चुका है उसे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब नैतिकता नाम की कोई चीज अब उसमें बची नहीं है। मैं सिर्फ इस बात से कि उन्हें क्या इस बात का डर नहीं लगता कि अगर एक दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतिहास बनने में कई बार बहुत समय लगता है, लेकिन कई बार रातों रात ऐसी परिस्थितियां होती है पूरा इतिहास बदल कर रख देता है। सो जनता अगर खड़ी होगी तो मुझे पक्का विश्वास है कि पैरों के तले रौंदती चली जाएगी। इन्हें इस बात का पता होना चाहिए, और स्थिति इतनी भयानक आज हो चुकी है, हम सब देख रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति क्या है, और ये जो हालात हैं इस हालात को पैदा करने में वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये पूरी इनकी चौकड़ी जो है ये उसके लिए जिम्मेदार है। और जिम्मेदार हद तक है, इन्होंने जो सोच लिया है कि संवैधानिक संस्था, विशेषकर दो संस्थाएं, वैसे तो 2-3 और हैं पर 2 मेन संस्था हैं, एक सीएजी जिसका मुंह बंद कर दिया इन्होंने, एक इलेक्शन कमीशन जिसको पूरी आजादी दे रखी है और इस तरह का गुलाम बिठा रखा है जो गुप्ता बना हुआ बैठा है, आज की तारीख में चीफ है, बाकी 2 और है, कि उसके माध्यम से इस देश के संविधान को तबाह करने की पूरी पटकथा ये लिख चुके हैं। बिहार की एसआईआर उसका पहला औपचारिक एक कदम है जिसके लिए सारे काम कर रहे हैं, बाकी सीबीआई और ईडी वगैरह तो ये सब हैं। तो इसके लिए कुछ भी अगर कोई है जिम्मेदार तो यही है, और जो लोग इन सवालों को उठा रहे हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो या आत्मजीत जी आप हो या कोई भी हो या एडीआर हो, कोई भी हो, वो सब लोग जो हैं उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आप और हम जब ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे 2024 के शुरू में और 2023 के लास्ट में, जब दिसंबर से हमने आंदोलन शुरू किया था, तो आपको ध्यान होगा कि ये ईवीएम के जो मुकदमे चल रहे थे, ये सारे के सारे मुकदमे जो हमारे चीफ जस्टिस अभी रिटायर होके गए, उनकी चंद्रचूड़ से बाद में जो हुए हैं, संजीव खन्ना, जैसे संजीव खन्ना साहब की और जस्टिस दीपांकर दत्ता की, इन दोनों की ही बेंच थी जिसमें वो सुनवाई हुई, और जिसको ईवीएम के संबंधित सारे मुकदमे थे इन्होंने खुली छूट इलेक्शन कमीशन को दे दी, और ना एडीआर की ना किसी की सबूत होते हुए भी किसी बात को इन्होंने माना नहीं, सबके सामने। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं उससे साफ समझ में आता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इसमें आपने जो बात कही उसमें मुझे एक बात याद आई, 3-4 चरण का चुनाव होने के बाद की डेट दे दी गई थी, 3 चरण के चुनाव के बाद की डेट दे दी गई, चुनाव के बाद की डेट दी गई थी, और उसके बाद में 24 अप्रैल 2024 को जब सुनवाई के बाद डिसीजन हुआ तो हम सबके सामने हैं कि क्या डिसीजन हुआ। आज आप अगर देख रहे हैं तो उसके बाद में, चुनाव के बाद में एडीआर की रिपोर्ट निकल के आई, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट निकल कर आई, जिसने बताया कि 79 सीट्स में 15 स्टेट में किस तरह से मैनिपुलेशन की गई है। 5 करोड़ वोट, जाली वोट, 5 करोड़ वोट,
और उन्होंने सारे सबूतों के साथ में ये सारी की सारी चीजें बताई हैं। और आज राहुल गांधी जी खुद इस बात को कह रहे हैं, जिसका खुलासा वो आज करना था, जिसे अब 8 तारीख को वो करने जा रहे हैं वहां पे कर्नाटक में, बेंगलोर। तो ये जो सारी चीजें सामने हैं, देश के लिए बहुत गंभीर स्थिति है। दुर्भाग्य इस बात का है और इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कोर्ट को जहां बोलना चाहिए वहां तो बोलती नहीं, जो काम करना चाहिए वो काम तो करती नहीं, और जिसका कोई मतलब नहीं है वो बेवजह की बकवास करती। इसमें एक इम्पोर्टेंट मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं भानु जी, अभी याद आया, गोपाल शंकर नारायणन ने एक एप्लीकेशन डाली सीजीआई कोर्ट में, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर जेएंडके। उसकी सुनवाई भी 8 अगस्त को है जी। क्या लगता है जस्टिस बी.आर. गवई की कोर्ट में स्टेटहुड का कोई ऑर्डर निकल के मैं आएगा? लिख के दे रहा हूं आपको, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से सब कुछ कंप्रोमाइज्ड है, सब कुछ। अभी एक उस पे चैनल पे एसआईआर के विषय में चर्चा हो रही थी, तो कोर्ट के विषय में ही मेरे से पूछा हमारे गुजरात के बहुत अच्छे साथी हैं मयूर जानी साहब, आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। जी जी मैं जानता हूँ। चैनल पे था मयूर जानी ऑफिशियल, उसमें मेरे से बात, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि अगर ये मामला 1 तारीख से पहले सुन लिया जाए और डिसाइड हो जाए तो आप समझिए कि इस देश की जुडिशरी न्यायपालिका जिंदा है। और अगर 1 तारीख से पहले नहीं होता तो फिर मुझे कहना है कि आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन सच कह रहा हूं। और वही हुआ। आप जानते हैं कि एसआईआर में क्या हुआ, इतने सारे सबूत अजीत अंजुम साहब द्वारा, दैनिक भास्कर द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, सब कुछ सबूत आपके सामने, द वायर द्वारा आने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और अब जो चीज सामने आ रही है कि आपने 66 लाख लोगों के नाम काट दिए जिनको कोई रेमेडी नहीं है, जिनको फॉर्म 6 दोबारा से भरना पड़ेगा, और वो जो 11 दस्तावेज मांग रहे हैं आप, वो उनको देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं आप? और मैं वही बात कर रहा हूं कि ये एसआईआर जो बिहार में हो रहा है, ये 2029 के लिए इस देश के संविधान को खत्म करने की तैयारी का जो पूरा षड्यंत्र है, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल है वो भी लाने की तैयारी हो रही है, जिसपे पार्लियामेंट की कमेटीज में चर्चा हो रही है, ये सब कुछ उसके लिए है। इस बात को समझ नहीं रही। जब ये बात मुझे समझ में आ रही है, लोगों को समझ में आ रही है, क्या अदालत को समझ में नहीं आ रही, जो इतने ज्ञानी हैं? पर इन सब चीजों पर कभी आपको कोर्ट का कोई अच्छा निर्णय, कोई फैसला, कोई आदेश आपको दिखाई नहीं देता, मिलेगा। भानु साहब, ये बीमारी जो है, एक आतमजीत जी, ये बीमारी जो है असम से पैदा हुआ था। असम में शायद आप जो एनआरसी और सीए के आंदोलन में जो पूरा देश में आप घूम रहे थे, उस समय से जो असम की जो आईएमडीटी, जो फॉरेनर्स जो डिटेक्शन वाला जो मामला जो था, एनआरसी, जहां असम से शुरू हुआ था, आरएसएस ने जहां से जो इसको एज ए लेबोरेटरी जो स्टार्ट किया था, तो वो असम जो है अगले 2026 को इलेक्शन होंगे। ये एसआईआर जो है सेम असम में होगा। जब एनआरसी जब किया गया था तो 19 लाख लोग जो है फॉरेनर्स डिटेक्ट हुए, उसमें 17 लाख हिंदू पाया गया। उसके बाद फिर सीएए लेकर के आया ताकि उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए। जी नहीं, इसमें देखिए, ये तो अपने ही जाल में फंसने वाली बात है। आप एनआरसी लाइए, उसमें 17 लाख आपको हिंदू मिल गए, फिर आप उनको सीए के द्वारा उनको सिटीजनशिप दिलवाइए, और फिर आप कहिए कि सिर्फ हिंदू ही सिटीजन बन सकते हैं, मुसलमान सिटीजन नहीं बन सकते। तो ये तो अपने ही ट्रैप में फंसने वाली बात है। पर जो भानु जी ने एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाया, वो है न्यायपालिका का काम करने का तरीका। कि उन्होंने ईसीआई को रिक्वेस्ट की, आधार, वोटर आईडी कार्ड, या जो एपिक कार्ड जिसको कहते हैं, एपिक नंबर, उससे आप मिलान करके उनका वोटर लिस्ट में नाम डाल दीजिए। तो उन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी इलेक्शन कमीशन ने। ये पहली बार है कि एक संवैधानिक संस्था ने दूसरी संवैधानिक संस्था जुडिशरी की बात को नकार दिया, और जिस पर कोई संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, अगली तारीख लगा दी। तो ये जो लोअर कोर्ट्स की वर्किंग है, जिसमें आप और हम लोग अपने न्याय के लिए जाते हैं,
आप ही भानु प्रताप जी लोअर कोर्ट्स में भी देखते हैं, हायर कोर्ट्स में भी देखते हैं, सेशन कोर्ट्स में भी देखते हैं। ये नजीर जो सेट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहा है वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स एट लोअर लेवल। क्योंकि फिर जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चीजें होंगी तो फिर आप न्याय की उम्मीद लोअर कोर्ट से रख ही नहीं सकते, ना अपील्स की, ना केसेस की, और जिससे क्राइम भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट का बिहेवियर है, जिस तरीके से रूलिंग पार्टी का बिहेवियर ऑपोजिशन की तरफ है, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है ईडी सीबीआई के थ्रू, और अपने लोगों को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया जाता है। प्रज्वल रमन्ना का केस आपने देखा, किस तरीके से उस केस को कितना डिले किया गया, और बाद में उसी कोर्ट में जाके उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। सारे सबूत जो साक्ष्य जो है वो सही पाए जाते हैं। फिर ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि कर्नाटक में तो देखिए कांग्रेस की सरकार है। तो ये प्रतिशोध की जो राजनीति है, ये पूरे देश को नुकसान पहुंचा रही है। आज की परिचर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए भानु प्रताप जी और हिजम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।